नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर बनेगा खतरनाक वेरिएंट, एक्सपर्ट्स ने जताई है इसकी शंका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल का आतंकी कर दिया गया है ढेर। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तिब्बत दलाई लामा पर अमेरिका करेगा बहुत बड़ा फैसला, बाइडेन के इस कदम से चीन से युद्ध होना है बिल्कुल तय। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महीने भर में 8 दौरों से चप्पे चप्पे को दी सौगात, चुनाव के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम किसान की 10वीं किस्त आ सकती है 16 दिसंबर को। नरेंद्र मोदी 5000 किसानों को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला पहला देश बन सकता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर बनेगा बड़ा खतरनाक वेरिएंट, एक्सपर्ट्स ने इसकी जता दी है आशंका। जी हां दोस्तों, कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट से एक मरीज की जान भी जा चुकी है। WHO और वैज्ञानिक इस वेरिएंट को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं। मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन पर एक चेतावनी जारी की है। डॉक्टर पॉल का कहना है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा एक ही समय में किसी को संक्रमित करते हैं तो इससे एक नया सुपर वेरिएंट बनने की संभावना है। वहीं डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमण में एक समय पर आमतौर पर केवल एक म्यूटेशन होता है, लेकिन दुर्लभ मामले में 2 स्ट्रेन एक ही समय पर भी हमला कर सकते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रेन एक ही कोशिका को संक्रमित करते हैं तो वो डीएनए की अदला बदली भी कर सकते हैं और एक साथ मिलकर वायरस का नया वेरिएंट बना सकते हैं। डॉक्टर पॉल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ब्रिटेन में चल रहे डेल्टा और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले ने इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ा दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल का आतंकी कर दिया गया है ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार देर रात पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। अभियान अभी जारी है। मारे गए आतंकी की शिनाख्त की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होना तय, तिब्बत और दलाई लामा पर अमेरिका करेगा बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, विस्तारवादी नीति के तहत दुनिया को काबू में करने की कोशिश करने वाले चीन को अब उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया जा रहा है और अब तिब्बत और दलाई लामा को लेकर अमेरिका में ऐसा फैसला हो सकता है जिसके बाद चीन से युद्ध होना बहुत हद तक हो जाएगा तय। और अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से न सिर्फ मुलाकात हो सकती है, बल्कि तिब्बत को लेकर अमेरिका बहुत बड़ा फैसला भी ले सकता है। वहीं अमेरिका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में अमेरिका के कोऑर्डिनेटर को दलाई लामा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात करवाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी मांग अमेरिका के 60 सांसदों ने की है। अमेरिका के 60 से ज्यादा सांसदों ने न सिर्फ दलाई लामा और जो बाइडेन की मुलाकात की मांग की है, बल्कि अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को फौरन तिब्बत को चीन का तिब्बत कहना बंद कर देना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा बताना बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने नई सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लिखी चिट्ठी में इस बात की मांग की है। अमेरिकी कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी को 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अमेरिकी सरकार को तिब्बत में रुचि लेने को कहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महीने भर में 8 दौरे से चप्पे चप्पे को दी सौगात, चुनाव के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में दिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सक्रिय है। बीते एक महीने में मोदी ने राज्य के 8 दौरे में प्रदेश के हर कोने में जाकर पूरे राज्य को
हाथ डाला है और इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों को न केवल तमाम विकास योजनाओं की सौगात दी है बल्कि आस्था, धर्म, समाज के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मोदी के राज्य के दौरे आगे भी जारी रहेंगे और चुनावी मौसम में मोदी के इस अभियान से विरोधी दलों की रणनीति के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बनारस से सांसद होने के कारण उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रिश्ता है, लेकिन बीते एक महीने में उनकी सक्रियता सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही रही है। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी की इस सक्रियता का अलग महत्व है। मोदी के ये दौरे इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उन्होंने खेती, किसानी, सिंचाई, खाद, एक्सप्रेसवे, रक्षा से लेकर तमाम परियोजनाओं को पूरा करके समर्पित किया है और इसमें भी हाल का 13-14 दिसंबर का दिव्य व भव्य काशी की परिकल्पना को साकार करने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन सबसे अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इन धुआंधार दौरे के चलते चुनावी मौसम में योगी सरकार को घेर रहे विपक्ष को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे ज्यादा असर मीडिया में जगह को लेकर हो सकती है, साथ ही जनता में भी चर्चा में बदलाव आ सकता है। विपक्ष और उसके नेताओं को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। बीते एक महीने में उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के साथ उद्घाटनों की ही चर्चा है। सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों को अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि चुनावों तक इसी तरह का माहौल बना रखा जाए जिसमें विपक्ष को ज्यादा मौका नहीं मिल पाए। वहीं आपको बता दें कि मोदी को प्रधानमंत्री बने 7 साल हो गए हैं और इस दौरान देश के हर राज्य में चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2017 में चुनाव हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इतनी अधिक सक्रियता तब नहीं थी। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में पार्टी ने कोई नया चेहरा नहीं रखा था और ऐसे में अमित शाह की रणनीति में मोदी के इर्द गिर्द ही चुनाव तामझाम था। वहीं लेकिन अब उसके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। इसके बावजूद मोदी की सक्रियता को काफी अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि उस समय सरकार कामों की शुरुआत कर रही थी और अब उनको पूरा कर लोगों को समर्पित कर रही थी, इसीलिए भी इसका अलग अलग महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से भी इसका अलग महत्व है। एक तरह से मोदी खुद ही अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में कांग्रेस और बसपा का कमजोर होना भाजपा के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है। इसमें भाजपा विरोधी चाहे अनचाहे सपा के साथ आ सकते हैं, इसीलिए भाजपा को अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और वो काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी है पीएम मोदी पर पूरा भरोसा और क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से बनेगी मोदी सरकार? अगली बड़ी खबर की तरफ, पीएम किसान की 10वीं किस्त आ सकती है कल। 16 दिसंबर को नरेंद्र मोदी 5000 किसानों को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त कब आएगी? आजकल गांव की चौपालें, चाय पान की दुकानों में किसान के बीच यही चर्चा आम है। पहले लोगों को लगता था कि दिसंबर मार्च तक की किस्त की 15 दिसंबर को आएगी, लेकिन अभी तक एफटीओ जनरेट नहीं होने से मामला लटका हुआ है। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 10वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को जारी कर सकते हैं। कयास के पीछे एक वजह भी है। दरअसल पीएम मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं। वो गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर आयोजित एक कृषि कार्यक्रम के समापन समारोह को 16 दिसंबर को ऑनलाइन संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में करीब 5000 किसानों के भाग लेने की संभावना है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि गुरुवार को पीएम किसान के पैसे किसानों के खाते में डाले जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेट निश्चित नहीं की गई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला पहला देश बन सकता है। डिप्टी मुख्यमंत्री यूरी बोरिसोव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला पहला देश बन सकता है। रूस के डिप्टी पीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस भारत को S-400 मिसाइल की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने भारत को ऐसा करने, रूस के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली थी। इस धमकी को नजरअंदाज कर रूस और भारत ने यह डील जारी रखी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, यूरी ने आरबीसी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि बिना किसी संदेह के एक बार हम इस सिस्टम को अपने सैनिकों को सौंप दें तो अगर भारत
इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो वो इस सूची में सबसे पहला देश होगा। रूसी मंत्री ने सिप्री की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि रूसी हथियारों की वैश्विक बिक्री में गिरावट आई है। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में मेयर सम्मेलन का 17 दिसंबर को शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यू अर्बन इंडिया की थीम पर रहेगा सम्मेलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत 17 दिसंबर को बनारस में महापौर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और प्रदेश के नगर विकास विभाग की ओर से न्यू अर्बन इंडिया थीम पर अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में बने पिनाका रॉकेट से बच नहीं पाएगा चीन और पाकिस्तान, एलएसी पर होगी इनकी तैनाती। जी हां दोस्तों, करगिल युद्ध के बाद पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर भारतीय सेना ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी घटना से निपटने के लिए चीन सीमा के पास पिनाक लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया। बता दें कि पिनाक इन हाउस्ड रेंज शुरुआती पिनाक का एडवांस्ड वर्जन है और जानकारी यह है कि जल्द ही इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और इस सिस्टम के सफल टेस्ट ने सेना को जमीन पर हमले का ज्यादा घातक विकल्प दिया है और इस हथियार से सेना दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। आखिर क्या है पिनाका रॉकेट सिस्टम की खूबियां, तो आपको बता दें कि 44 सेकंड में 72 रॉकेट छोड़ता है, लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है, मार्क 1 का सफल परीक्षण और मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ये इसकी कुछ खासियत है। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।